हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी जो वर्तमान में क्लास चल रहा है, खासकर ये VI के छात्रों के लिए है, ठीक है। और उसमें फर्स्ट पेपर तो लगभग खत्म हो गया है, ये हमारा सेकंड पेपर चल रहा है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है, ये सेकंड पेपर में है, साइको एडुकेशन इम्प्लीकेशन ऑफ ब्लाइंडनेस एंड लो विजन। ये सेकंड पेपर का क्या है, नाम है। अब इसमें यूनिट वाइज यूनिट चैप्टर है, ठीक है। तो मैं सीरियल वाइज से क्रमवार आप लोगों के सामने क्लास लेकर आ रहा हूं, ताकि आप लोगों को एक भी चैप्टर ना छूटे, ठीक है। तो आज का हमारा क्या टॉपिक है, साइको एडुकेशन इम्प्लीकेशंस ऑफ ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, ठीक है। आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ये हमारा सेकंड पेपर का क्लास चल रहा है अभी, ठीक है। पीछे के भी जितने क्लास है वो हमारे सेकंड पेपर के ही चल रहे हैं। जो 4-5 क्लास हुए हैं वो भी सेकंड पेपर के ही क्लास है। जब ये हमारा पेपर खत्म हो जाएगा सेकंड पेपर, तो थर्ड पेपर या फोर्थ पेपर को लेकर हम आएंगे, ठीक है। अभी हमारा सेकंड पेपर चल रहा है। तो देखिए इसमें सेकंड पेपर में यूनिट 2 क्या है, इफेक्ट्स ऑफ ब्लाइंडनेस ऑफ लो विजन। लो विजन की अल्प दृष्टिबाधिता, लो विजन को हम लोग क्या कहते हैं, अल्प दृष्टिबाधिता। इसका क्या इफेक्ट पड़ता है दृष्टिबाधिता के संबंध में, आज हम इस पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। इसमें है कि लिमिटेशन इंपोज्ड बाय ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, अंधेपन और कम दृष्टि द्वारा लगाई गई सीमाएं, ठीक है। आज का हमारा ये टॉपिक है। देखिए, दृष्टिबाधित और अल्प दृष्टिबाधित छात्रों की संख्या बहुत ही भिन्नता लिए हुए है। आपको तो मैंने कई क्लास में बताया है कि दृष्टिबाधिता और अल्प दृष्टिबाधिता में बहुत सारे अंतर है, ठीक है। जिसमें दृष्टि की योग्यताओं का विस्तृत क्षेत्र है। यह विभिन्नता बहुत से कारकों के फलस्वरूप देखने को मिलती है, जैसे कि दृष्टिबाधिता की तीव्रता, दृष्टिहीनता का प्रकार, दृष्टिहीनता के समय, आयु, संस्कृति, पृष्ठभूमि एवं दृष्टिकोण, बालक का संपूर्ण क्रियात्मक स्तर, संज्ञानात्मक योग्यता, पारिवारिक सहयोग, सामाजिक आर्थिक स्तर एवं पर्यावरणीय अनुभव इत्यादि, ठीक है। बहुत से बहुविकलांगता से ग्रसित बालक दृष्टिबाधित भी हो सकते हैं। इतनी भिन्नताओं के अतिरिक्त कुछ अन्य सीमाएं अथवा विशेषताएं भी निम्नलिखित है, ठीक है। अब है आकस्मिक अधिगम के सीमित अवसर। आकस्मिक मतलब क्या होता है, अचानक होता है ना। आकस्मिक अधिगम, अधिगम किसको कहते हैं, अधिगम मतलब होता है सीखना, ठीक है, के सीमित अवसर। एक सामान्य बालक अपने वातावरण पर्यावरण के बारे में अनजाने में भी अथवा थोड़े से निर्देशों से ही सीख लेता है। एक सामान्य बालक जिसकी दृष्टिबाधिता नहीं है, वो क्या करता है कि वो देखकर थोड़े से ही समय में अपने संपूर्ण आसपास के वातावरण की जानकारी इकट्ठा कर लेता है, लेकिन वो बिना निर्देशों को भी सीख लेता है। आपको बताने की उसको जरूरत नहीं है। वो पेड़ देख लेगा तो पेड़ पहचान जाएगा, ये कुर्सी है कुर्सी पहचान जाएगा, एक बार के वो जानकारी में सुनकर भी पहचान जाएगा देखकर, ठीक है। उनकी दृष्टि उन्हें वातावरण के प्रत्यक्षीकरणों को अर्थ देने में और उन्हें व्यवस्थित अथवा संश्लेषित करने में सहायता देती है।
दृष्टि क्या करती है कि वातावरण की जो हमारी व्यवस्था होती है उसका अर्थ समझने में उसे प्रेरणा देती है। क्यों देती है? दृष्टि। उदाहरण, एक बालक बालिका खिड़की का प्रत्यक्ष सीखने से पूर्व सारे घर में खिड़कियों को देख चुकी होती है। खिड़कियां सब स्थानों पर होती हैं और एक सामान्य बालक खिड़की जैसी वस्तु को आसानी से पहचानने में लग जाता है। वह खिड़की बंद करना, खिड़की के पास खड़ा होना आदि समझता है। उसे विभिन्न प्रकार की खिड़कियां जैसे शीशे की खिड़की, लकड़ी की खिड़की, छोटी अथवा बड़ी खिड़की की जानकारी हो जाती है। ठीक है, उसे यह सब पढ़ाना नहीं पड़ता है। ये सब ऐसे बच्चों को जो सामान्य बालक हैं ज्यादा उसे इसमें पढ़ाना नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि वह औचक अधिगम है। यह अचानक देखते देखते क्या है, सीखने की प्रक्रिया है जो बालक को अपनी संवेगी सूचनाओं से प्राप्त होता है। ठीक है, दूसरी ओर एक दृष्टि बाधित और अल्प दृष्टि बाधित के लिए आकस्मिक अधिगम होना खतरनाक है। लेकिन अगर बच्चा दृष्टि बाधित है या अल्प दृष्टि बाधित है तो उसे आकस्मिक सीखना एक बहुत खतरनाक माना जाता है। यदि बच्चे की दृष्टि बाधा ग्रस्त है तो सीखना और संप्रेषण करना प्रभावित हो सकता है। अगर बच्चा दृष्टि बाधित है या अल्प दृष्टि बाधित है तो उससे सीखने की कला क्या होती है? प्रभावित हो जाती है। क्योंकि एक बालक या व्यक्ति का अधिगम सीखना दृष्टि के उपयोग से होता है। किसी भी मानव या बच्चे का सीखना उसके दृष्टि के अधिगम के द्वारा ही प्राप्त होता है। अब है अनुभवों में विविधता में भी सीमितता। अब अनुभव में क्या क्या विविधता मिलती है? एक दृष्टि बाधित बालक अथवा अल्प दृष्टि बाधित बालक अपनी पहुंच से बाहर के वातावरण में बहुत बड़ी, बहुत छोटी तथा चलती फिरती वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण नहीं कर सकता है। मान लीजिए कि आप कहीं रास्ते में बच्चा जा रहा है तो चलती फिरती वस्तुओं का क्या प्रत्यक्षीकरण, मतलब किसी भी तरह का जल्दी ज्ञान उसको नहीं ग्रहण कर सकता है। अतः दृष्टिहीनता के कारण आरंभिक प्रत्यक्षीकरण का विकास प्रभावित होता है। ऐसे बालक की भाषा विकास भी प्रभावित होता है। ठीक है, छात्र वातावरण में उपस्थित वस्तुओं के नाम याद कर सकते हैं। क्या होता है कि छात्र क्या कर सकते हैं कि वातावरण में उपस्थित वस्तुओं के नाम तो याद कर सकते हैं। ठीक है, पर इन वस्तुओं की विशेषताएं वर्णन करने के लिए शब्द भंडारण अल्प मात्रा में ही होगा। लेकिन वैसे वस्तुओं के बारे में विस्तृत चर्चा करने के लिए उनके पास केवल सीमित शब्द ही रहेंगे। ठीक है, कभी कभी छात्र वस्तुओं की या कुछ घटनाओं के विषय में विस्तृत वर्णन करने में सक्षम तो हो जाते हैं, फिर भी सीमित अवबोध ही रखते हैं। अवबोध मतलब क्या होता है? ज्ञान होता है। क्या होता है उनके पास? सीमित ज्ञान ही होता है। आप उस पर अगर चर्चा कर देंगे लेकिन फिर भी अगर उस दृष्टि बाधित है या अल्प दृष्टि बाधित है तो वो सीमित ही चर्चा कर पाएंगे। ठीक है, जन्मांध बालकों को अमूर्त विचारों एवं दृष्टिगत उद्दीपनों से संबंधित प्रयत्नों को समझने में अधिक कठिनाई हो सकती है। ठीक है, यह सीमितता दृष्टि बाधित बालकों में शिक्षा की कमी एवं निम्न आत्मसम्मान की भावना ला सकती है। अगर और ऐसे बच्चे जब नहीं सीख पाते हैं तो उनमें क्या होती है? आत्मसम्मान की हानि होती है, क्योंकि वे कक्षा में पूर्ण योगदान देने में स्वयं को अयोग्य पाते हैं। ऐसे बच्चे क्या होते हैं, जब कक्षा में जाते हैं तो अपना पूरा योगदान देने में अपूर्ण महसूस करते हैं तथा अपने सहपाठियों और मित्रों से बातचीत करने में भी अयोग्य ही रहते हैं। किंतु यदि दृष्टि बाधिता जीवन में कुछ वर्षों के पश्चात होती है तो बालक द्वारा कुछ कौशल या प्रत्यय स्वयं अर्जित कर लिए जाते हैं। लेकिन यही समस्या अगर थोड़े दिनों के बाद हो तो वो कुछ वातावरण से देखकर या उनके भीतर कुछ ज्ञान, कौशल, क्रिया पहले से जान जाते हैं। तीसरा है जानकारी में सीमितता। अब नॉलेज में क्या क्या सीमितता आती है?
पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित अथवा अल्प दृष्टिबाधित व्यक्तियों में चलने फिरने और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में सीमितता के कारण अनुभव प्राप्ति के अवसर भी सीमित रह जाते हैं। मान लीजिए कि अगर ऐसे बच्चे हैं तो अकेले तो जल्दी कहीं नहीं जा सकते हैं, शुरू तो उन्हें क्या होता है कि बहुत सी चीजों की जानकारी में सीमितता रहती है, कम मात्रा में उनको जानकारी होती है। तुरंत अनुक्रिया करने की योग्यता में बाधाएं आने के कारण ऐसे बालक सीमित अनुक्रिया ही करते हैं। इससे उनका ज्ञानात्मक विकास भी प्रभावित होता है तथा वह आरंभिक सांसारिक अन्वेषण भी कम कर पाते हैं। यह सीमित गतिशीलता आगे चलकर बालक के बौद्धिक और सामाजिक विकास में कमी लाती है। बालक की आगे की उपलब्धियों के लिए यही आरंभिक प्रोत्साहन का शुभ अवसर जिनके द्वारा वह भौतिक वातावरण को खोजता है और वह इससे गतिशील होकर प्रशिक्षित होता है, उसकी क्रियाओं में लाभदायक उत्प्रेरकों का कार्य करते हैं। इन अवसरों से वंचित बालक स्वतंत्र यात्रा करना और व्यक्ति के आत्म प्रत्यय से घनिष्ठ संबंध है। ठीक है। दृष्टिहीनता बालक में अभिप्रेरणा की कमी उत्पन्न कर देती है। दृष्टिहीनता क्या करती है, बालक में जो अपने अंदर अभिप्रेरणा आती है, सीखने की कला आती है, उसे क्या करती है, कम कर देती है। फलस्वरूप वह आसपास पड़े खिलौनों से भी नहीं खेलता है। इससे क्या क्या होता है, वो अपने अगल बगल जो खिलौने पड़े रहते हैं उससे भी वह नहीं खेलता है। उसकी गतिविधियों की कमी उसके साथियों में से संबंधों को भी प्रभावित करती हैं। ऐसे व्यक्ति जो स्वयं की योग्यता से अनभिज्ञ होते हैं वातावरण में कुछ परिवर्तन और प्रभाव ला सकते हैं। ठीक है, पर स्वयं का आत्मसम्मान भी नहीं रख पाते हैं। ऐसे बच्चे क्या करते हैं कि अपने खुद का सम्मान भी नहीं कर पाते हैं। जैसे उनकी शैक्षणिक उपलब्धि, भाषा ज्ञान एवं सामाजिक कौशल भी निम्न स्तर के ही रहते हैं। जब बच्चा का भरपूर सहयोग नहीं मिलेगा तो उनका क्या होगा, भाषा की शैली, सामाजिक स्तर और सीखने की कुछ छोटी छोटी क्रियाएं होती है वो भी क्या हो जाती हैं, निम्न स्तर की हो जाती है। ठीक है, अब देखिए क्या है, वातावरण में सीमितता, अंतः सीमितता, वातावरण से अंतः क्रिया में सीमितता। ठीक है, दृष्टिबाधित बालक और अल्प दृष्टिबाधित बालक को अपने वातावरण के साथ सीमित अंतः क्रिया होती है, इसीलिए उसका वातावरण पर कम नियंत्रण होता है। दृष्टिबाधित बालक अपने माता पिता, अध्यापक और सहपाठियों या साथियों के हाव भाव को भी नहीं देख पाता। ऐसे बालक हाव भाव को समझ पाते हैं नहीं, न ही कृत्रिम सामाजिक व्यवहार दर्शाने का नाटक कर सकता है। ठीक है, कभी कभी तो उसे आसपास की किसी होने का आभास भी नहीं होगा। स्पर्श द्वारा सीधा सूचना दी जा सकती है किंतु यह सामाजिक रूप से अस्वीकार है। कुछ अन्य कारण जिनकी सहायता से सीमित अंतः क्रिया होती है निम्न है। कुछ ऐसी भी क्रियाएं हैं जिनसे सीमित अंतः क्रिया होती हैं जो निम्नलिखित है। देखिए क्या क्या है। गति करने की निम्न प्रेरणा, गति करने का उनकी क्या होती है, निम्न प्रेरणा होती है। अगला है शारीरिक और सामाजिक अलगाव की भावना कृति। शारीरिक और सामाजिक अलगाव की भावना उसमें रहती है। किसी द्वारा देखे जाने या किसी के क्रोधित होकर डांटने का ज्ञान न होने की चिंता। वो कोई भी काम करेंगे तो ये नहीं समझेंगे कि कोई क्रोधित हो जाएगा या कोई डांटने लगेगा। ठीक है, देखिए दृष्टिबाधित बालकों की ऊपर लिखित विशेषताएं काफी हद तक यह दर्शाती हैं कि दृष्टिबाधिता एवं दृष्टिहीनता एक छात्र के कौशल सीखने से प्रभावित तो करती हैं। ये जो हीनताएं मैंने आप लोगों के सामने चर्चा किया, ये स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं क्या, कि दृष्टिहीनता या अल्प दृष्टिबाधिता बच्चों के सीखने के काफी कुछ गुण को हद तक प्रभावित करती है। ठीक है, अब है इसमें आगे देखिए,
अब है दृष्टिबाधित और अल्प दृष्टिबाधित के मनोसामाजिक प्रभाव क्या है। ये तो हमारी उनकी जो शुरू की प्राथमिकता थी। अब हमारे समाज हम लोगों की मनोसामाजिक प्रभाव इन बच्चों के प्रति क्या होता है। ठीक है, दृष्टि बाधा और अल्प दृष्टि बाधा का पता चलने पर निश्चित रूप से व्यक्ति के मन पर प्रभाव पड़ेगा, ये आम बात है। ठीक है, व्यक्ति के जीवन में यह तनाव की स्थिति भी उत्पन्न करेगा। दृष्टि बाधित व्यक्ति की समाज का अंग है, उसकी अभिवृत्तियां समाज की धारणाओं से प्रभावित होती है। जो अनुभव करता है उसी के अनुरूप अभिवृत्तियां बनती हैं। जो जैसा अनुभव करेगा वैसे ही उसकी अभिवृत्ति बनेगी। बचपन में दृष्टि बाधिता बच्चों में अन्य बच्चों की तरह जीवन में आने वाली समस्याओं का ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, फिर भी समय समय पर आने वाली कठिनाइयां जैसे चोट लगना आदि से उसे अपनी कमियों को थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगता है। उसकी दृष्टि बाधा के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति भी तभी से शुरू हो जाती है जब वह दूसरों से अपनी कमियों के बारे में कहते सुनता है। उसको अपनी कमी तभी खटकती है जब उनके कामों को नहीं कर उसके भाई बहन कर लेते हैं। जब बच्चा दृष्टि बाधित होता है तो समाज में जो बातें सुनता है तो वो उसे दिल पर काफी उसे दिमाग पर असर डालता है, और जो भी उसके काम करने लायक होता है उसको करने नहीं दिया जाता है और उसके भाई बहन या परिवार के लोग करते हैं तो उसके दिमाग पर बहुत बड़ा असर बच्चे के पड़ता है। ठीक है, दृष्टि बाधा का एहसास तब होता है जब वह दूसरे बच्चों के साथ खेलता है और उन चीजों को देख पाता है जो औरों को दिखती है। ठीक है, दृष्टि बाधा की वास्तविक समझ उसे तब शुरू होती है जब वह विद्यालय जाता है। यदि उसे विशिष्ट विद्यालय में भेजा जाता है तो अपने भाई बहन से अलग हो जाता है। मान लीजिए कि ऐसे बच्चे विशिष्ट विद्यालय में जाते हैं तो अपने परिवार भाई बहन से अलग हो जाते हैं, या सामान्य विद्यालय में पढ़ाया जाता है तो उसे प्रवेश पाने एवं पढ़ाई करने में कठिनाई होती है, और सामान्य विद्यालय में जब पढ़ने के लिए भेजा जाता है तो उसे पढ़ाई करने में क्या होती है, काफी कठिनाई होती है। इस तरह से उसे दृष्टि बाधा का एहसास होने लगता है और उसकी परोक्ष रूप से दृष्टि बाधा के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति बननी शुरू हो जाती है, और ऐसे ही कारणों से उसे क्या होती है, दृष्टि बाधा के प्रति नकारात्मक कारण उभरने लगते हैं। ठीक है, अब है दृष्टि बाधित बच्चे को अनुकूल और स्वीकार करने वाला वातावरण मिलेगा तो उसकी अभिवृत्ति भी सकारात्मक होगी। मान लीजिए कि ऐसे बच्चे के प्रति अगर सकारात्मक माहौल मिलेगा तो उसकी अभिवृत्ति क्या होगी, अच्छी बनेगी। वह दृष्टि बाधा को जीवन में आने वाली अन्य कठिनाइयों की तरह स्वीकार करेगा। वो अपने दृष्टि बाधा को क्या करेगा, जीवन की कठिनाई मानकर स्वीकार करेगा। इसके विपरीत उसके नकारात्मक अभिवृत्ति का सामना करना पड़ेगा तो उसके अंदर दृष्टि बाधा के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति पनपेगी। जीवन में दृष्टि बाधा के कारण थोड़ा स्क्रीन में टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, इसके लिए हमें खेद है। इसके बाद इसमें है कि दृष्टि बालकों की ऊपर लिखित विशेषताएं। जितने मैंने आप लोगों के सामने ऊपर की जो बातें चर्चा की काफी हद तक यह दर्शाती है क्या कि दृष्टि बाधिता एवं दृष्टिहीनता एक छात्र के कौशल को सीखने को प्रभावित करती है। ये आप तो भली भांति जानते हैं, किंतु उसे कौशल सीखने से रोकती नहीं है। इसका निष्कर्ष यही है। ठीक है, अब देखिए, अब है दृष्टि बाधित और अल्प दृष्टि बाधित के मनोसामाजिक प्रभाव। आखिर इसके हमारे समाज के मनोसामाजिक क्या प्रभाव पड़ता है। दृष्टि बाधा या अल्प दृष्टि बाधा का पता चलने पर, इसको थोड़ा मैंने चर्चा किया था लेकिन स्क्रीन में प्रॉब्लम हो गया, इसीलिए रिवाइज मार दे रहा हूं। ठीक है,
निश्चित रूप से व्यक्ति के मन पर प्रभाव पड़ेगा, व्यक्ति के जीवन में यह तनाव की स्थिति भी उत्पन्न करेगा। दृष्टिबाधिता व्यक्ति की समाज का अंग है, उसकी अभिवृत्तियां समाज की धारणाओं को प्रभावित करती हैं। बचपन में दृष्टिबाधित बच्चों में अन्य बच्चों की तरह जीवन में आने वाली समस्याओं का ज्ञान नहीं होता है, फिर भी समय समय पर आने वाली कठिनाइयां जैसे चोट लगना आदि से उसे अपनी कमियों का थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगता है। उसकी दृष्टिबाधा के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति तभी शुरू हो जाती है जब वह दूसरों से अपनी कमियों के बारे में कहते सुनता है। इसका मैंने चर्चा किया था, ठीक है। थोड़ा आप लोगों को रिवाइज दे रहा हूं क्योंकि स्क्रीन में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। अब देखिए, अल्प दृष्टि के कारण अधिकतर बच्चे कुछ ना कुछ नकारात्मक प्रभावों की कामना करते हैं, जिनमें से कुछ है क्या है, उसे लगता है कि शायद उसे अन्य लोगों से अलग समझा जाता है। उसे भीतर महसूस होता है कि उसे अन्य लोगों से अलग समझा जाता है क्योंकि वह मोटा चश्मा अथवा लेंस का प्रयोग करता है, ठीक है। कई बार वह अपने आप को अधूरा समझता है क्योंकि कई क्रियाओं में वह समान रूप से भाग नहीं ले पाता है, ठीक है। अगला है, कई बार अपने आप को और औरों को कम सक्षम मानने लगता है। उसके भीतर में क्या महसूस होता है कि दूसरा भी उतना सक्षम आदमी नहीं है क्योंकि उसे दृष्टिमूलक प्रयत्न पूरी तरह से समझ में नहीं आते हैं। फोर्थ नंबर क्या कर रहा है कि अक्सर चीजें गिर जाती हैं या चलते हुए किसी वस्तु से टकराते हैं तो ऐसे में वो अपने आप कम आंकते हैं। इन सभी प्रभावों के कारण अल्प दृष्टि छात्र की आत्म प्रतिष्ठा प्रभावित होती है। इसीलिए यह आवश्यक है कि हम बच्चों में इस प्रकार के नजरिए का विकास करें और दृष्टिबाधा को अपनी पहचान समझकर दृष्टिबाधा को जीवन के एक पक्ष के रूप में समझे। इस कार्य के लिए आवश्यक है बच्चों को सही समय पर उचित सलाह देकर हस्तक्षेप करके सिखाया जाए तथा उन्हें कुछ कार्यों में अवश्य सफलता का अनुभव मिले, ठीक है। इस कार्य के लिए हमें उनकी शैक्षणिक तथा अन्य आवश्यकताओं को समझते हुए विद्यालय में प्रभावी व्यवस्थापन करना होगा। अल्प दृष्टि का एक अन्य मनोसामाजिक प्रभाव पहचान संकट के रूप में सामने आता है। स्वयं बच्चे को उसके साथियों को भी यह निर्णय करना होता है कि वह दृष्टिवान है या दृष्टिबाधित। उसके इन दोनों के मध्य झेलना पड़ता है। इसके विपरीत प्रभाव उसके व्यवहार तथा उसके प्रति समाज में दृष्टिकोण पर होता है। देखिए, यहाँ पर एक शिक्षक के नाते आपको अगर दृष्टिबाधित बच्चा है, अल्प दृष्टिबाधित बच्चा है, तो इसको आप पढ़ाने की शैली अलग अलग अपनानी पड़ेगी। क्लास में बैठाने की भी इन लोगों के लिए अलग प्रकार की दूरी आपको गाइडलाइन के अनुसार रखकर बैठाना पड़ेगा, ठीक है। उसके प्रति समाज के दृष्टिकोण पर होता है कि इस स्थिति में सामना करने के लिए बच्चों को आवश्यक परामर्श, उचित सलाह तथा निर्देशन की आवश्यकता होती है। समाज के व्यवहार में अपेक्षित संशोधन के प्रयास करना होता है, ठीक है। अब है अभिवृत्ति सुधार के उपाय। मान लीजिए कि लघुत्तर ये क्वेश्चन में आ गया कि ऐसे बच्चों के अभिवृत्ति सुधार के उपाय अध्यापक एवं समाज की भूमिका क्या क्या होती है। लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि जिसे शिक्षक और समाज दोनों की भूमिका आपको दर्शाना है। अध्यापक स्वयं में दृष्टिबाधित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करे। पहला दायित्व क्या है? अध्यापक स्वयं में पहले सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करे। दूसरा है बी, शिक्षण प्रशिक्षण के दौरान दृष्टिबाधिताओं के विषय में जानकारी देना, ठीक है। अगला क्या है? सेवाकालीन प्रशिक्षण के दौरान दृष्टिबाधित होने के विषय में जानकारी प्रदान करना। चौथा है विद्यार्थियों में दृष्टिबाधितों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करना।
पांचवा है सहकर्मियों में दृष्टिबाधितों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करना। 6 नंबर अध्यापक द्वारा सामाजिक जागृति का अभियान। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि आपके समाज में अध्यापक के अगर उनके पहचानने या जानने के क्षेत्र में ऐसे बच्चा है तो उनके माता पिता को मोटिवेट करे कि आप बच्चे के साथ गलत व्यवहार ना करें, उसे दैनिक क्रिया कौशल की ट्रेनिंग दे, उसे क्या क्या लाभ मिल सकता है, मतलब हर एक प्रकार से समाज में जागरूकता फैलाना है। ठीक है। दृष्टिबाधितों के प्रति समाज की अभिवृद्धि में सुधार में संचार माध्यमों की भूमिका। 8 नंबर है साहित्य में भी दृष्टिबाधितों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को सम्मिलित करना। ठीक है। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक था हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब इस टॉपिक से कितने एमसीक्यू क्वेश्चन बने हैं हमारी ओर से वो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिए पहला क्वेश्चन, जितना चैप्टर मैंने आज पढ़ाया है उसी का एमसीक्यू क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ। आप हर एक प्रकार के क्वेश्चन को देखते रहिए, कौन से क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है, कौन से नहीं आ सकता है। ठीक है। इसीलिए मैं सभी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के सामने रख रहा हूं। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, अंधेपन का अर्थ क्या होता है। अंधेपन का अर्थ क्या है। ए पूरी तरह से दृष्टि का अभाव, बी रंग पहचानने में कठिनाई, सी धुंधली दृष्टि, डी निकट दृष्टि दोष। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए पूरी तरह से दृष्टि का अभाव। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, दृष्टि बाधित व्यक्ति के लिए अधिगम के अवसर सीमित क्यों होते हैं। ऑप्शन है ए शैक्षणिक सामग्री की कमी के कारण, बी शिक्षण की कमी के कारण, सी अन्य छात्रों से अलगाव के कारण, डी सभी सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सभी सही है। मतलब कि दृष्टि बाधित के सीखने के लिए क्या क्या अधिगम, सीखने अधिगम मतलब क्या होता है, सीखना सीमित अवसर है। तो शैक्षणिक सामग्री की कमी के कारण, शिक्षक की कमी के कारण, अन्य छात्रों से अलगाव के कारण, डी सभी सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, अनुभवों की विविधता में सीमितता का अर्थ क्या है। ऑप्शन हमारा है ए है किसी विषय पर अधिक जानकारी होना, बी है जीवन के विभिन्न पहलुओं का सीमित अनुभव होना, सी भाषा समझने में कठिनाई, डी समाज में स्वीकारता। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी जीवन के विभिन्न पहलुओं का सीमित अनुभव होना। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अंधेपन का मुख्य कारण क्या हो सकता है। ए मस्तिष्क का विकास, बी आनुवंशिक विकास, सी सामाजिक दबाव, डी ध्वनि प्रदूषण। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आनुवंशिक कारक। ठीक है। अब देखिए 5th नंबर क्वेश्चन, आकस्मिक अधिगम के सीमित अवसर किसके लिए चुनौती बन सकते हैं। ए दृष्टिहीन व्यक्ति, बी मानसिक रूप से सक्षम व्यक्ति, सी बालक, डी शिक्षक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दृष्टिहीन व्यक्ति। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 6, दृष्टि बाधित व्यक्ति के लिए किस प्रकार की सामग्री सबसे उपयुक्त होती है। ए दृश्य चार्ट, बी ऑडियो बुक्स, सी वीडियो लेक्चर, डी प्रिंटेड मैप्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑडियो बुक्स, ऑप्शन बी।
अब है क्वेश्चन नंबर 7। किस प्रकार का वातावरण दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए चुनौतीपूर्ण होता है? दृश्य संकेतों पर आधारित, बी ऑडियो संकेतों पर आधारित, सी सामाजिक संवाद आधारित, डी समूह में सीखना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ऑडियो संकेतों पर आधारित। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8, अंधेपन के कारण व्यक्ति के अनुभवों में सीमितता कैसे आती है? ऑप्शन ए है वह दृश्य अनुभव प्राप्त नहीं कर सकता है, बी उसकी सुनने की क्षमता कम हो जाती है, सी वह सामाजिक रूप से अलग हो जाता है, डी उसे तकनीकी ज्ञान नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वह दृश्य अनुभव प्राप्त नहीं कर सकता है। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 9। दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए को बेहतर अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? ठीक है। ए है ब्रेल लिपि की जानकारी, बी सुनने की क्षमता में सुधार, सी अतिरिक्त दृश्य सामग्री, डी इंटरनेट सुविधा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, ब्रेल लिपि की जानकारी। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। आकस्मिक अधिगम के उदाहरण में क्या आता है? कक्षा में पढ़ना, बी शिक्षक से मार्गदर्शन लेना, सी अपने अनुभव से सीखना, डी किताब पढ़ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अपने अनुभव से सीखना। अब चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 क्या है? दृष्टिहीन बच्चों के लिए कौन सी खेल गतिविधि उपयुक्त हो सकती है? ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी ध्वनि आधारित खेल, डी बैडमिंटन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ध्वनि आधारित खेल। क्वेश्चन नंबर 12। अनुभवों की विविधता में सीमितता का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? ए आर्थिक स्थिति, बी शारीरिक क्षमता, डी परिवार का समर्थन, डी समाज का व्यवहार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, समाज का व्यवहार। अब 13 नंबर के क्वेश्चन देखिए। 13 क्या है? अंधेपन की पहचान कैसे की जा सकती है? ए ध्वनि पहचानने में समस्या, वस्तुओं को पहचानने में कठिनाई, रंग पहचानने में कठिनाई, कि डी सभी सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, मतलब सभी सही है। दृष्टिबाधित व्यक्ति को ध्वनि पहचानने में भी समस्या होती है, वस्तुओं को पहचानने में भी कठिनाई होती है, रंग पहचानने में भी कठिनाई होती है, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14, दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए वातावरण में अंतःक्रिया सीमित क्यों होती है? ऑप्शन है ए दृश्य जानकारी का अभाव, बी ध्वनि सुनने में कठिनाई, सी सामाजिक संपर्क की कमी, डी शारीरिक कमजोरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, दृश्य जानकारी का अभाव। अब 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। अंधेपन से प्रभावित व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? ए पढ़ाई में कठिनाई, बी नौकरी ढूंढना, सी समाज में समावेश, डी स्वास्थ्य समस्याएं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, समाज में समावेश। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। किस प्रकार की सामग्री दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं है? ऑडियो बुक, बी ब्रेल लिपि, सी वीडियो ट्यूटोरियल, डी टेक्सटाइल चार्ट।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वीडियो ट्यूटोरियल। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या है स्क्रीन पर देखिए आप लोग। दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए कौन सा कौशल महत्वपूर्ण है? ए सुनने का कौशल, बी रंगों की पहचान, सी तेज दौड़ना, डी उच्च शिक्षा प्राप्त करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सुनने का कौशल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। आकस्मिक अधिगम के सीमित अवसर किसे प्रभावित कर सकते हैं? ए है दृष्टि बाधित, बी दृष्टि युक्त, सी शिक्षक, डी सभी। तो पढ़ाते वक्त मैंने चर्चा किया था कि दृष्टि बाधिता है वो आकस्मिक अधिगम को प्रभावित करती है। तो इसका मतलब कि इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, दृष्टि बाधित। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 19। दृष्टि बाधित व्यक्ति के लिए कौन सा परिवहन सबसे उपयुक्त है? ए है साइकिल, बी बस, सी मेट्रो, डी गाइड डॉग की सहायता से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, गाइड डॉग की सहायता से। ठीक है, अब 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर। वातावरण से अंतःक्रिया में सीमितता किसके कारण होती है? तकनीकी ज्ञान की कमी, बी शारीरिक ताकत की कमी, सी दृश्य संचार का अभाव, डी आर्थिक स्थिति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, दृश्य संचार का अभाव। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 21। 21 को देखिए आप लोग। ब्रेल लिपि किसके लिए विशेष रूप से उपयोगी है? ठीक है, सुनने में कठिनाई वाले लोग, बी बोलने में कठिनाई वाले लोग, सी दृष्टिबाधित लोग, डी मानसिक रूप से कमजोर लोग। तो इसका क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन सी, दृष्टिबाधित लोग। ठीक है, अब 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। आकस्मिक अधिगम किस प्रकार से प्रभावित होता है? ए शिक्षण के माध्यम से, बी अनुभवों के अभाव से, सी अच्छे परिवार से, डी उच्च शिक्षा से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अनुभवों के अभाव से। अब है 23 नंबर क्वेश्चन। किस प्रकार के खेल दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए उपयुक्त होते हैं? ठीक है, ए तेज गति वाले, बी ध्वनि संकेत वाले, सी रंग आधारित, डी दृश्य चार्ट आधारित। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ध्वनि संकेत वाले। ठीक है, अब है अनुभवों की विविधता में सीमितता किस प्रकार के व्यक्तियों के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण होती है? ए दृष्टि बाधित, बी श्रवण बाधित, सी मानसिक विकलांग, डी आर्थिक रूप से कमजोर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, दृष्टि बाधित। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखिए 25। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। अंधेपन के कारण व्यक्ति को कौन सी चुनौती का सामना करना पड़ता है? ए है शैक्षिक सामग्री तक पहुंच, बी सामाजिक संपर्क, सी नौकरी ढूंढना, डी सभी सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सभी सही है। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। फिर मैं अगले क्लास में इसी सेकंड पेपर के अगले टॉपिक को मैं लेकर आऊंगा और उसका वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी। आप लोग जितने भी हमारे VI के स्टूडेंट हैं, हमसे जुड़े हैं या HI के या IDD के, तो कम से कम आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोगों को भी पढ़ाने में मनोबल बढ़ा रहे। हमारे
छात्र देख रहे हैं, हमें पसंद कर रहे हैं। ठीक है, फिर मैं अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेकर इसी पेपर का हिस्सा आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।